जय हिंद मेरे सभी क्लास 8 के विद्यार्थियों। आज हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी NCERT की जो बुक है उसके अनुसार ये आपका पाठ है, ठीक है, जिसमें दे रखा है जो आपकी बुक है। अब बात करते हैं कि सर ये सूक्ष्म जीव होता क्या है। देखो सूक्ष्म जीव बच्चों, इसकी बात करेंगे हम इस पाठ में कि सूक्ष्म जीव क्या होता है। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, और जीव का अर्थ होता है ऑर्गेनिज यानी जीव, यानी छोटा जीव। तो सूक्ष्म जीव का अर्थ क्या हुआ? छोटा जीव, जो हमें आँखों से नहीं दिखाई दे, आँखों से नहीं दिखाई दे, वो सूक्ष्म जीव कहलाता है, ठीक है। अब मित्र का अर्थ हुआ कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र होते हैं, यानी हमें क्या पहुंचाते हैं? फ़ायदा पहुंचाते हैं, हमारे लिए वो ज़रूरी हैं, वो हमारे सूक्ष्म जीव क्या होंगे? मित्र होंगे। लेकिन शत्रु का अर्थ ये हुआ कि कुछ सूक्ष्म जीव हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं तो कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो यानी नुकसान वाले सूक्ष्म जीव क्या होंगे? हमारे शत्रु होंगे। तो बात समझ में आ चुकी होगी आपको। अब बात करते हैं सर सूक्ष्म जीव क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी जो क्लास 8 की पूरी विज्ञान है मैं आपको यहाँ पर हमारे चैनल विश्व इंस्टीट्यूट पर कराने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या है। तो इसमें आपको हेडलाइन दिख रही है सूक्ष्म जीव, और मैंने इतने शानदार PDF बनाई आपके लिए। इसको साथ साथ में क्या करना है? वीडियो को देखना और साथ साथ में अपनी कॉपी में नोटबुक कर लेना है, ठीक है ना, नोट कर लेना है, ठीक है। अब हमारे आसपास अब इस सूक्ष्म जीव की परिभाषा हम देखते हैं क्या है। हमारे आसपास अनेकों प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं, अनेकों प्रकार के, यानी हमारे आसपास कितने अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं। जैसे चाहे किधर भी आप देखो ना, चाहे मिट्टी हो, मिट्टी में भी सूक्ष्म जीव है, जल में भी, आपके हाथों में भी सूक्ष्म जीव है जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहती हैं, यानी माइक्रोस्कोप कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी का हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप। और सूक्ष्म जीव को क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, आप हैं वो सूक्ष्म जीव की परिभाषा समझ सकते हैं कि हमारे आसपास अनेकों सूक्ष्म जीव रहते हैं, यानी जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। और इन्हें देखने के लिए विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, माइक्रोस्कोप। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है। ये साड़ी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, ये सड़ी है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है, सड़ी, ठीक है ना। सड़ी गली वस्तुओं एवं ब्रेड, रोटी या अन्य किसी नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ क्या होगी? गंदगी ज़्यादा होगी, वहाँ क्या होंगे? सूक्ष्म जीव ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। सड़ी गली वस्तुओं, ब्रेड, रोटी, अन्य किसी नमी वाले स्थान पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं बच्चों। आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे देखते हैं सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सूक्ष्म जीव मुख्यतः रूप से 4 भागों में बैठे होते हैं, यानी 4 भागों में इनको बांटा गया है। कितने भागों में बच्चों? 4 भागों में, ठीक है, ये याद रखना आपको, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर क्या है? जीवाणु है। नंबर 2 पर क्या है? कवक है। नंबर 3 पर क्या है? नंबर 3 पर बच्चों प्रोटोजोआ है। और नंबर 4 पर क्या है? आपका शैवाल है। तो यानी सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। जीवाणु हैं, कवक है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है। ये नाम आपको याद रखने हैं कि सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, ठीक है। अब बात करता हूँ कि इनके आप डायग्राम भी देख लीजिए, कौन से जीवाणु हैं, कौन से। अब देखो आपको ये ऊपर वाले जो 2 डायग्राम मैंने ये आपको दिखा रहा हूँ, ये 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मैं कलर चेंज ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कलर दिखेगा, लाल वाला ले लेता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, अब ये जो आपको दिख रहा है,
ये स्पाइरल जीवाणु हैं। ये दोनों आपको जो डायग्राम दिख रहे हैं ये जीवाणु के हैं, दोनों किसके हैं बच्चों? जीवाणु के हैं। अब जीवाणु के हैं, इसको छड़नुमा जीवाणु बोलते हैं। ये जो छड़नुमा जीवाणु हैं ये स्पाइरल जीवाणु हैं। ठीक है, ये सूक्ष्मदर्शी से ली गई फोटो है, इसलिए आपको दिखाई दे रही हैं फोटो में, वैसे हमें ये अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में क्या है? शैवाल। ये दो डायग्राम आपको दिख रही हैं, ये किसके हैं? शैवाल के बच्चों। इस शैवाल का क्या नाम है जिसके ऊपर दो चोटी है? इसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। और इसका क्या नाम है? इसका है स्पायरोगाइरा। ये दो क्या हैं? शैवालों के उदाहरण हैं। तो आपसे पूछे कि दो शैवालों के नाम बताओ, तो एक का तो बताना है क्लेमाइडोमोनास और एक का स्पायरोगाइरा। ठीक है, बात होगी शैवालों की। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ के भी आपको दो उदाहरण दे रखे हैं, ये प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं बच्चों। एक तो आपने अमीबा का नाम सुना होगा और एक पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम क्या है बच्चों? प्रोटोजोआ है। तो ये प्रोटोजोआ ये सूक्ष्म जीवाणु हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप से खींची गई फोटो है इसलिए आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन से दे रखे हैं? ठीक है, ये आपके दे रखे हैं कवक। ठीक है, और कवक आपको दे रखे हैं बच्चों, ये कवक याद रखना आपको, कवक है। अब कवक के तीन उदाहरण दे रखे हैं आपको। ये राइजोप्स का चित्र है, ये पेनिसिलिन का है, पेनिसिलियम का है जिसे पेनिसिलिन बनाई जाती है दवाई, और ये एस्परजिलस का है। ये किसका है? एस्परजिलस का चित्र है बच्चों। ये सारे के सारे क्या हैं? सूक्ष्म जीव हैं। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं, अब एक नाम आया है विषाणु। अब ये विषाणु क्या होता है वो देखते हैं। विषाणु यानी विषाणु क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। विषाणु भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, परंतु यह अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। यह परपोषी होते हैं। इनके द्वारा मुख्य रूप से निम्न रोग होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सूक्ष्म जीव विषाणु भी क्या है? विषाणु भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। कैसा जीव है? सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या है बच्चों? अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या है बच्चों? भिन्न है। अगली बात समझ में। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव तो हैं, लेकिन ये अन्य सूक्ष्म जीव, जीवाणु है, शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ है, इनसे भिन्न है। अब बात करते हैं कि विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। विषाणु से नंबर पहला आपको याद रखना है, जुकाम होती है। ठीक है, जुकाम, आपको जुकाम हुई होगी सर्दी में। सर्दी में जुकाम होती है ना, वो किसके द्वारा होती है? विषाणु के द्वारा ही होती है, जिसमें आपके नाक से क्या निकलता है? आपके नाक से, हमारे राजस्थान में सेडा बोलते हैं, सेडा निकलता है क्या आपके नाक से? तो वो सेडा निकलता है आपके नाक से। ठीक है ना, पानी बहने लगता है। ठीक है, जुकाम में। इन्फ्लुएंजा, फ्लू रोग, ठीक है, ये भी वायरस के ही द्वारा होता है। खांसी, ये भी वायरस के द्वारा ही होता है, होने वाला रोग है। पोलियो, ये भी वायरस के द्वारा ही होने वाला रोग है। और खसरा, ये भी वायरस के द्वारा होने वाले ये पांचों रोग हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये पांचों रोग किसके द्वारा होते हैं? वायरस के द्वारा होते हैं। कौन कौन से? जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो, खसरा। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो, खसरा। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो, खसरा। इस प्रकार से आप याद कर लेना। अब मैं आपको वायरस के डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये रहे हमारे वायरस, ये देखो वायरस। ठीक है, ये वायरस है। ये चित्र आपको दिख रही है, वायरस के चित्र हैं। इसका नाम है जीवाणु भोजी। ठीक है ना, जीवाणु भोजी। ठीक है ना, ये जीवाणु नहीं है, ये वायरस है, जबकि इसका नाम जीवाणु भोजी है। आगे बात समझ में। कभी आप इसको जीवाणु समझ बैठो। तो ये आपके वायरस के चित्र है बच्चों। अब बात करते हैं अपन आगे, बात करते हैं अतिसार, मलेरिया। ठीक, अतिसार एवं मलेरिया, प्रोटोजोआ। यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो बच्चों, मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, थोड़ा मिस्टेक है, इसको मैं मिस्टेक को हटा देता हूँ। ठीक है ना, ये आपको नहीं लिखना है, यहाँ से समझो इस लाइन को। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, होने वाले रोग हैं। तो आपसे पूछें कि अतिसार बीमारी है, मलेरिया बीमारी है। मलेरिया का नाम आपने सुना होगा, मादा एनाफ्लेज है। ठीक है, आगे देखेंगे मादा एनाफ्लेज का चित्र भी। ठीक है, तो अतिसार मलेरिया किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है बच्चों।
ठीक है ना। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जो मैंने आपको प्रोटोजोआ पीछे दिखाए थे ना, उनसे रोग होता है। अब आपसे पूछे कि टाइफाइड एवं क्षय रोग, टीबी, क्षय रोग को क्या बोलते हैं? टीबी, टीबी तपेदिक, ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। तो टाइफाइड, ठीक है ना, टाइफाइड और क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, जीवाणु द्वारा होते हैं, जीवाणु द्वारा होते हैं। अतिसार मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, जबकि टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु के द्वारा होते हैं बच्चों। आगे बात समझ में? तो ये दोनों लाइन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेनी है। अब हम अपन बात करते हैं बच्चों कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। आपकी किताब में बुक नोटबुक जो हेडलाइन है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, तो देखो सूक्ष्म जीव है वो चारों तरफ रहते हैं, चाहे कैसा ही मौसम हो, ठीक है ना, सर्दी गर्मी उच्च तापमान निम्न तापमान सभी जगह जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं, हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु। जीवाणु क्या है बच्चों? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय का अर्थ हुआ कि इसमें केवल कितनी कोशिकाएं, इसमें कितनी कोशिकाएं, इसमें सिर्फ एक ही कोशिका है, यानी जिनमें केवल एक कोशिका होती है वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, और जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं तो वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि शैवाल एवं कवक। अब देखो जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ ये तो क्या होते हैं? एक कोशिकीय। और बहुकोशिकीय कौन कौन से होते हैं? शैवाल और कवक, ये होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। तो जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, ये बर्फीले गर्म स्थानों पर भी जीवित रह सकते हैं। ये मरुस्थल, हमारे राजस्थान में आना कभी मरुस्थल में, जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर वाले ज़िलों में, ठीक है, एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। दलदल कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। दलदली भूमि कहाँ है? ज़्यादातर गुजरात में है बच्चों, ठीक है। और बैटरी लोका भी क्या आ चुका है? मिसेज आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं, यह मनुष्य एवं जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप में भी रहते हैं, जैसे अमीबा, एवं कुछ समूह में रहते हैं जैसे कवक, ठीक है। तो देखो ये सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये बर्फीले गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं, मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। ये हमारे मनुष्य और जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र भी रहते हैं, जैसे अमीबा है वो अकेला रहने वाला, अमीबा का आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा अभी, ठीक है ना। अमीबा अकेला रहने वाला जीव है, ठीक है ना। और समूह में कौन से रहते हैं? कवक रहते हैं, ठीक है ना। समूह में कौन से जीव रहते हैं? कवक रहते हैं, जो अभी आपने देखे हैं एस्परजिलस वगैरह, ठीक है। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव और हम। हमारी अगली हेडलाइन क्या है? सूक्ष्म जीव और हम, ठीक है। सूक्ष्म जीव और हम, यानी सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। यानी कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? हमारे लिए हानिकारक, हानिकारक को हम क्या बोलेंगे? उन सूक्ष्म जीवों को हम शत्रु बोलेंगे, और जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं उनको हम मित्र बोलेंगे। जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं वो हमारे मित्र हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं वो हमारे शत्रु हैं। आप याद रखना ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों मित्रवत सूक्ष्म जीव, यानी कौन कौन से सूक्ष्म जीव है जो हमारे मित्र होते हैं, हमें क्या फ़ायदा मिलता है उनसे, क्या क्या हमें फ़ायदा मिलता है, हमें वो क्या प्रदान करते हैं हमारे मित्र सूक्ष्म जीव। तो मेरे प्यारे बच्चों, सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में हमारी मदद करते हैं। जैसे दूध से दही बनता है, तो वो किसके द्वारा बनता है? वो जीवाणु के द्वारा बनता है। यानी दूध को दही में कौन बनाता है? जीवाणु बनाता है। उस जीवाणु का नाम पूछे आपसे तो उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है? उस जीवाणु का नाम है। ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है? ये बच्चों दही को, दूध को है वो किस में बदल देता है? दही में बदल देता है, ठीक है ना। किस में बदल देता है? दही में बदल देता है, ठीक है। ब्रेड आपको जो बनाई जाती है, ब्रेड, ठीक है ना, उसमें इस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। केक, ठीक ना। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। कौन से सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? राइजोबियम जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अर्थ हुआ कि राइजोबियम जीवाणु होते हैं ना, जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, गांठों में। और ये क्या करते हैं? जो हमारे वायुमंडल में क्या होती है? ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन नहीं है बच्चों, नाइट्रोजन को,
यानी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है ना N2, इसको क्या करते हैं, पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उस, ठीक है ना, जैसे ये एक पौधा है, ये क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, ये ग्रहण करता है नाइट्रोजन को, और हमारी जो मृदा होती है, ठीक है ना, मृदा उस नाइट्रोजन को किस में बदल देता है, ये खाद में बदल देता है। कौन बदल देता है, राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु है वो नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खाद में बदल देते हैं। ठीक है ना, अमोनिया में। तो यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी हमें क्या होते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं। खाद भी बनाते हैं, अभी बताया मैंने, खाद बनती है इनसे। कृषि के लिए मृदा को उपजाऊ भी बनाते हैं, कृषि के लिए मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। तो याद रखो, दूध से दही बनाते हैं जीवाणु, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, खाद बनाते हैं, कृषि के लिए मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, औषधि बनाने के लिए हमारी मदद करते हैं। औषधि भी बनाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कवक, पेनिसिलियम कवक से क्या बनाई जाती है, पेनिसिलियम जो कवक अभी हमने पढ़ा था, पीछे चित्र में देखा था ना, पेनिसिलियम, इस कवक से क्या बनाया जाता है, पेनिसिलिन दवाई बनाई जाती है, पेनिसिलिन। ठीक है ना, पेनिसिलिन दवाई बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु हमारी मदद करता है। ये लैक्टोबैसिलस याद रखना नाम। दही कौन सा जीव बनाता है, जीवाणु बनाता है, तो लैक्टोबैसिलस। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग, यानी कौन कौन से सूक्ष्म जीव है जिनका वाणिज्य उपयोग, यानी बहुत बड़ा उनका जो कारोबार हम चला सकते हैं। कौन कौन से सूक्ष्म जीव है, तो मनुष्य। सूक्ष्म जीवों का उपयोग बड़े स्तर पर कौन कौन से सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, तो देखो, बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक अम्ल के उत्पादन के लिए करता है। ठीक है ना, तो एल्कोहल, शराब का किण्वन तो प्राकृतिक रूप से शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल व शराब का उत्पादन किया जाता है। ईस्ट या आपको याद रखना, ईस्ट। ठीक है ना, अब इस ईस्ट से, ये ईस्ट क्या है, ईस्ट है वो सूक्ष्म जीव है बच्चों। अब इस ईस्ट से, सूक्ष्म जीव से क्या बनाई जाती है, एल्कोहल, शराब। एल्कोहल को शराब बोलते हैं, एल्कोहल या शराब का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। ठीक है ना, शर्करा जैसे शर्करा में अंगूर है, अंगूर से भी शराब बनाई जाती है। सेब है, इससे भी जो है वो बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। ठीक है ना, तो यानी जितनी भी लगभग ये फल फ्रूट होते हैं उनसे है वो क्या बनाई जाती है, एल्कोहल और शराब बनाई जाती है। तो सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग किस में किया जाता है, एल्कोहल और शराब बनाने के लिए किया जाता है। बात करते हैं अपन आगे। अब सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, यानी कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जिनका हम उपयोग औषधि के रूप में करते हैं, यानी जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती है। जब आप बीमार होते हो तो कौन कौन से, आप जब बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर है वो आपको टीका लगाता है, वैक्सीन लगाता है या जो दवाइयाँ देता है। तो कुछ दवाइयाँ हैं वो सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है। तो प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक। अब क्या होती है प्रतिजैविक और एंटीबायोटिक, देखते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है, पेनिसिलिन, अथवा अन्य प्रतिजैविक गोलियां या कैप्सूल देते हैं। ये दवाइयाँ भी सूक्ष्म जीवों द्वारा ही बनाई जाती हैं। ये हमारे शरीर में जाकर बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। इसी को ही प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। तो प्रतिजैविक और एंटीबायोटिक की परिभाषा बच्चों आपको समझ में आ चुकी होगी कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारे जो डॉक्टर हैं जो दवाई देते हैं, ठीक है ना, कैप्सूल या प्रतिजैविक गोलियां, इंजेक्शन, तो ये इंजेक्शन या प्रतिजैविक गोलियां ये क्या करती हैं, हमारे अंदर जो रोग फैलाने वाले जीवाणु हैं उनको नष्ट करती हैं। और इसी को ही क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक और एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रतिजैविक औषधियाँ कौन कौन सी हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये क्या है, एक इस दवाई का नाम है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन ये भी क्या है, औषधि का, प्रतिजैविक औषधि का नाम है। और एरिथ्रोमाइसिन ये भी किसका नाम है बच्चों, ये भी एक प्रतिजैविक औषधि का नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं टीके और वैक्सीन ये क्या होता है। ठीक है, टीके क्या होते हैं, वैक्सीन क्या होते हैं।
कुछ विशेष प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जाते हैं, जिसके लिए हमें विशेष प्रकार के टीके या वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। ये टीके हमारे शरीर को हैजा, ठीक है, ये जय रोग नहीं है, क्षय रोग है, टीबी रोग है, टीबी का नाम है क्षय रोग, ठीक है। टीबी, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, खसरा आदि बीमारियों से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। अब भैया क्या है बच्चों कि वे जो कोरोना है, ठीक है, कोरोना है वो हमारे पूरे भारत में फैला हुआ है। अब कोरोना से बचने के लिए क्या लगाई जा रही है? वैक्सीन लगाई जा रही है बच्चों। क्या लगाई जा रही है? वैक्सीन लगाई जा रही है। तो वैक्सीन क्या करती है? हमें सिर्फ उस कोरोना से बचाने के लिए, विशेष रूप से हमें कोरोना से बचाने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है हमारे शरीर में, ठीक है। तो टीके या वैक्सीन यानी कुछ विशेष प्रकार की बीमारी, जैसे कोरोना एक विशेष प्रकार की बीमारी, उससे बचने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जाते हैं, जिसके लिए हमें विशेष प्रकार के टीके या वैक्सीन का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये टीके हमारे शरीर को हैजा, क्षय रोग, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, खसरा आदि बीमारी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो टीके या वैक्सीन क्या होते हैं। अब बात करते हैं रोगों की, ठीक है, यानी रोगों की बात कर लेते हैं। तो बच्चों, तो संचरणीय रोग क्या होती है बच्चों, इसको समझते हैं। तो संचरणीय यानी संचरण करते हैं, फैलते हैं, फैलना। संचरण का अर्थ क्या हुआ? फैलना, ठीक है ना, जो फैलते हैं, ठीक है, वो रोग क्या होते हैं? संचरणीय रोग, जो रोग, ठीक है, रोग वह जो मनुष्य में निम्नलिखित रूप से फैलते हैं, जैसे भोजन के द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा फैलते हैं, ठीक है। तो ऐसे रोगों को क्या बोलते हैं अपन? संचरणीय रोग बोलते हैं। यानी वह रोग जो मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में भोजन के द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा फैलते हैं, ऐसे रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे हैजा है, सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स है, टीबी रोग है, ठीक है। ये सारे के सारे रोग कौन से हैं? संचरणीय रोग है बच्चों। कुछ कीट एवं जंतुओं, मधुमक्खी एवं मच्छर द्वारा भी फैलते हैं। यानी कुछ रोग है वो कीट एवं जंतुओं, यानी जैसे मधुमक्खी, मच्छर द्वारा भी फैलते हैं। तो ऐसे रोग क्या होते हैं? संचरणीय रोग होते हैं। जैसे मैं आपको एक ये डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है, ठीक है। मलेरिया रोग ये मादा एनाफिलीज मच्छर आपको दिख रहा है बच्चों। इस मच्छर के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? इस मच्छर के द्वारा है वो मलेरिया रोग फैलता है, ठीक है। इस मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। अब आपसे पूछे कि डेंगू रोग है वो किसके कारण फैलता है? तो जो एडिज मच्छर, एडिज मच्छर होता है एक, उसके द्वारा है, एडिज मच्छर के द्वारा डेंगू रोग फैलता है बच्चों। आगे बात समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ आपकी बुक में दे रखे हैं मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, ठीक है। जैसे मानव रोग दे रखे हैं, सूक्ष्म जीव दे रखा है, किसके द्वारा फैलता है? संचरण का तरीका दे रखा है, वायु के द्वारा फैलता है कि कोई जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, किस द्वारा? मच्छर के द्वारा फैलता है, और इसके बचाव के उपाय दे रखे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्षय रोग। क्षय यानी जिसको हमने क्या नाम दिया था? टीबी नाम दिया था। क्षय का दूसरा नाम क्या है? टीबी। किसके द्वारा फैलता है? ये ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा फैलता है। कैसे फैलता है ये वायु के द्वारा फैलता है बच्चों। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। आगे बात समझ में। दूसरा है खसरा, ठीक है। ये क्या है? एक वायरस, सूक्ष्म जीव किसके द्वारा? वायरस के द्वारा फैलता है। क्षय रोग जीवाणु के द्वारा, खसरा है वायरस के द्वारा। कि इसमें वायु के द्वारा फैलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी के व्यक्तियों को अलग रखना, ठीक है। और उचित क्या करना है? टीकाकरण करना है समय पर, ठीक है। चिकन पॉक्स भी वायरस के द्वारा फैलता है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। वायु के द्वारा सीधे संपर्क से भी, ठीक है, इसका भी टीकाकरण करना जरूरी है। पोलियो ये भी वायरस के द्वारा फैलता है, जल द्वारा फैलता है, वायु के द्वारा फैलता है पोलियो रोग, ठीक है ना। इसका भी हमें टीकाकरण करना चाहिए बचाव करने के लिए। अब बात करते हैं हैजा रोग। ये जीवाणु के द्वारा फैलता है, जल और भोजन के संचरण के माध्यम से फैलता है, ठीक है ना। टाइफाइड रोग है, ये भी जीवाणु के द्वारा फैलता है, जल के द्वारा फैलता है। जीवाणु सूक्ष्म जीव क्या है? जीवाणु द्वारा टाइफाइड रोग होता है और जल के माध्यम से ये रोग होता है, ठीक है। हैजा वो जीवाणु के द्वारा होता है और जल या भोजन के द्वारा हैजा रोग होता है, ठीक है।
व्यक्ति क्या करता है, स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना। इससे बचने के लिए व्यक्ति को अच्छी आदतों को अपनाना, स्वच्छता अपनानी है। भली भांति पके भोजन और उबला पेयजल एवं टीकाकरण कर है इन दोनों रोगों से बचाव किया जा सकता है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस ए। यह वायरस के द्वारा फैलता है, जल के माध्यम से फैलता है। उबले हुए जल का उपयोग यानी गर्म पानी पीना चाहिए। ठीक है, हेपेटाइटिस ए जब रोग हो जाता है। जब बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। कौन फैलाता है? मच्छर फैलाता है। तो मच्छरदानियों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, बचने के लिए मच्छरदानियों का उपयोग किया जाना चाहिए। मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग किया जाना चाहिए। कीटनाशक का छिड़काव, मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित न होने देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हैं इन रोगों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी अगली हेडिंग है बच्चों, वो है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण यानी जो भोजन होता है, भोजन हमारा भोजन, उसका बचाव, यानी भोजन का बचाव ही क्या कहलाता है? खाद्य परिरक्षण कहलाता है। आगे बात समझ में। तो पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, खाद्य परीक्षण कहलाती है। यानी पदार्थों में, खाने वाले पदार्थों में सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनकी वृद्धि को रोकने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है बच्चों, उस विधि को खाद्य परीक्षण कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। यानी खाद्य परीक्षण है वो निम्न प्रकार से, यानी भोजन को बचाया जा सकता है। रासायनिक उपाय, यानी भोजन में क्या मिला दें कि कुछ रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, ये क्या एक रासायनिक पदार्थ है। अब इसको मिलाने से भोजन है वो खराब नहीं होता है। ठीक है ना। नमक द्वारा, यानी नमक मिलाकर है हम भोजन को बचा सकते हैं। यानी सूखे नमक की परत है वो भोजन के ऊपर लगाने से उस भोजन को बचाया जा सकता है। ठीक है ना। चीनी द्वारा, यानी चीनी का घोल है वो भी क्या करता है, चीनी भी क्या करती है, भोजन को क्या करती है, बचाती है सूक्ष्म जीवों से, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। तेल एवं सिरके द्वारा भी क्या किया जाता है, जो भोजन है, खाद्य परीक्षण है वो किया जाता है। गर्म एवं ठंडा करना, यानी जब आप जैसे आप दूध उबालते हो तो दूध उबालते हो, यानी तेल एवं सिरके के द्वारा क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। गर्म ठंडा करना, यानी जैसे आप दूध उबालते हो, दूध को क्यों उबालते हो तो जैसे ही दूध आप गर्म करते हो, उबालते हो, तो उसमें जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या हो जाते हैं बच्चों, नष्ट हो जाते हैं। वो सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाती हैं। यानी गर्म करने से सारे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। किसी भी आप चाहे सब्जी को गर्म करो या दूध को गर्म करो या भोजन कोई भी पकाओ, आप तो क्यों पकाते हो भोजन, उसमें सारे सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठंडा करना, ठंडा जैसे कि आप किसी भी पदार्थ को जैसे दूध वगैरह है, सब्जी वगैरह है और खाने की चीज़ है, वो किस में रखते हो, फ्रिज में रखते हो ना, रेफ्रिजरेटर। तो फ्रिज में क्यों रखते हो, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए रखते हो कि भाई हमारी चीज़ें हैं वो खराब न हो जाए। तो इसलिए गर्म करना, ठंडा करके द्वारा भी हम खाद्य पदार्थों का क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। भंडारण एवं पैकिंग, यानी आजकल क्या होती हैं कि दुकान में से आप सामान लाते हो, वो किस में मिलती हैं, सभी की सभी पैकिंग में मिलती है। यानी पैकिंग आती है ना, सभी बिस्कुट के पैकेट आते हैं, जैसे और भी जितनी भी थैली आती हैं, जैसे बच्चों के कुरकुरे वगैरह हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे आजकल पैकिंग आती है। जैसे दूध है, दूध भी पैकिंग में आता है। तो यानी लगभग चीज़ें आजकल पैकिंग में आती है। क्यों आती है, सूक्ष्म जीवों से उनका बचाव हो जाए, ठीक है, उस पैकिंग के अंदर, और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि न हो सके। तो इस प्रकार से हम भोजन को है बचा सकते हैं। अब बात करते हैं एक लास्ट टॉपिक आपका, वो है नाइट्रोजन चक्कर। नाइट्रोजन चक्कर, ये आपको दिख रहा है नाइट्रोजन चक्कर। तो नाइट्रोजन चक्कर कैसे होता है, किस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र होता है, अब देखते हैं। अपन बात करते हैं कि जैसे मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन यौगिक उपस्थित होता है। अब पौधे क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को जो मिट्टी में होता है इसको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। पौधे अवशोषित कर लेंगे, अवशोषित करेंगे, फिर जंतु क्या करेंगे, उस पौधे को खाएंगे। ठीक है, जंतु उस पौधे को खाएंगे और वो क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे। यानी जब कोई भी भोजन खाएगा तो वो उसके अपचित भोजन है वो निकलेगा बाहर उत्सर्जन के द्वारा। तो उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा नाइट्रोजन क्या होगा, वापस किस में आ जाएगा, मिट्टी में आ जाएगा, और फिर मिट्टी से वापस नाइट्रोजन मृदा में आ जाएगा, और मृदा से फिर पौधों में। यानी इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है। यानी जो मृदा है, मिट्टी है, उससे पौधों द्वारा नाइट्रोजन
क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। पौधे को कौन खाता है, पशु खाते हैं। फिर पशु से क्या निकलता है, वो अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन के रूप में निकलते हैं, या पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो वो किस में मिल जाते हैं, वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। तो यानी वापस मिट्टी में वापस नाइट्रोजन आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, ये नाइट्रोजन है वो चलता रहता है। अब बात करते हैं और जैसे तरीका, जैसे वायुमंडल में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, अब क्या होता है, पौधे क्या करते हैं, उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या कर लेते हैं, स्थिरीकरण कर लेते हैं। पौधे है ना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या कर लेते हैं, अपनी ओर अवशोषित कर लेते हैं। फिर अवशोषित करेंगे तो वही फिर जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चक्कर है वो, किसी भी तरीके से देख लो आप, चक्कर है वो चलता रहता है। तो ये नाइट्रोजन है वो मिट्टी में आती है, मिट्टी द्वारा वापस पौधों में, पौधों से जीव जंतुओं में, जीव जंतु वापस मिट्टी में। इस प्रकार से नाइट्रोजन चक्कर चलता रहता है। तो ये नाइट्रोजन चक्कर है आपके लिए मोस्ट है बच्चों, ये आपको याद करना है। ठीक है, अब एक आपको दिखा देता हूँ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया, एक नील हरे शैवाल, यानी नीले और हरे शैवाल, ये नीले और हरे शैवाल ये क्या करते हैं बच्चों, नील हरित शैवाल। ठीक है ना, इनका नाम क्या है, नील हरित शैवाल। तो ये नील हरित शैवाल बच्चों क्या करते हैं, ये नील हरित शैवाल जो नाइट्रोजन होती है ना, N2 नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषित करते हैं। ये नील हरित शैवाल आपको याद रखना कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं, तो नील हरित शैवाल है। कौन से बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल। तो यानी इस प्रकार आपका ये पाठ है वो बच्चों कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब अगला यानी आपका पूरा पाठ है वो कंप्लीट हो चुका है बच्चों 2 का। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो वो करेंगे इस 2 का पाठ है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, उसके हम सारे के सारे अभ्यास प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हैं वो हम करने वाले हैं पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, सारे के सारे अभ्यास प्रश्न कर लेंगे। तो इस प्रकार 2 क्लास में आपका पूरा पाठ है बच्चों वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मैं आशा करता हूँ कि आपको पाठ है वो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने जितने कराए हैं आपको लिखने हैं और आपको ये डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, ये अमीबा वाला ये वगैरह आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, और इन पाठ को याद करना है। और मैं आपको अगले पार्ट 2 में क्या करा दूंगा, इस 2 के पाठ के सारे अभ्यास प्रश्न करा दूंगा। जय हिंद, जय